नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 पॉलिटी चैप्टर 9, जिसका शीर्षक जो है वो है जन सुविधाएं। मीन्स जो जनता की सुविधाएं होती है वो क्या क्या हैं। तो एनसीईआरटी की जो भी वीडियो है वो आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसका एक लास्ट चैप्टर और बचा हुआ है, जो कि डिस्कस करने के बाद ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी क्लास 8 की। उसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिस्ट्री स्टार्ट करूं या फिर 9th 10th 11th और 12th की पॉलिटी ही कंटिन्यू करूं। ऐसे होता है ना फ्रेंड्स कि एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ने से ज़्यादा समझ में आती है और लगातार कंटिन्यू कुछ भी समझने से दिमाग में ज़्यादा आता है। तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए ही कंटिन्यू पॉलिटी डिस्कस कर रही हूँ, ताकि ईजिली समझ में आए और एक वे में समझ में आए। आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि किसी भी एक चैप्टर को पढ़ने से वो दूसरे क्लास के चैप्टर से लिंक रहता है। तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 9th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करूँ या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करूँ। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो जन सुविधाएं का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जो लोगों को जो सुविधाएं मिलती है उसको जन सुविधाएं कहती हैं। तो लोगों की जो सुविधाएं होती है वो शिक्षा है, पानी है, घर है। तो ये सब जो है लोगों की एक शिक्षाएं हैं। इस सब के माध्यम से हम लोग आज समझेंगे। इस अध्याय में खासकर पानी के विषय में चर्चा किया गया है कि पानी जो है किस तरीके से लोगों में आवंटित किया जाता है, लोग प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ लोगों को मिल रही है, कहाँ लोगों को नहीं मिल रही है, सरकार की भूमिका है, लोगों के पास जो अन्य किस तरीके से विकल्प हैं। कुछ इंटरनेशनल बातें भी इसमें करेंगे कि अलग अलग देशों में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं पानी को लेकर के। तो ये सारे डिस्कस जो है हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि पानी की कमी को लेकर के कैसे यहाँ पे राम गोपाल के घर में जो है देखिए किस तरीके से गाड़ी धोया जा रहा है, कहाँ पे पानी नहीं है, फिर उसके बाद में किस तरीके से बताया जा रहा है। तो अभी आप पद्मा के यहाँ देखेंगे कि लोग पानी लेने के लिए किस तरीके से लाइन में लगे हैं। फिर यहाँ से अपार्टमेंट में देखिए किस तरीके से पानी में बोतल खरीदते हैं। तो कहीं पे वाटर टैंक लगाया जाता है। तो ये चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब चेन्नई एक शहर है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि चेन्नई के लोग जो है और पानी। चेन्नई सॉरी, चेन्नई के लोग और पानी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी विषमताएं पाई गई है। अलग अलग सामाजिक समूहों में जो है पहुँच अलग अलग होती है। जैसे कि आप बताया गया कि राम गोपाल जो है आला सरकारी अफसर जो है, पानी की परेशानी नहीं है, जबकि जो सामान्य लोग हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत है। दिन में क्या होता है कि सामान्य लोग के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें स्टोरी के माध्यम से बताई गई है। तो एक ऑफिसर के यहाँ पानी की कमी नहीं है, जब चाहे तब पानी उपलब्ध हो जाए, लेकिन एक आम नागरिक को हमेशा पानी की कमी होती है, उसको हमेशा पानी की दिक्कतें आती है। तो सामान्य लोगों के पास जो है पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। बताया जा रहा है कि कहीं कहीं पे पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। दिन में कभी आता है, एक बार आ गया, कभी नहीं आता है। कभी लोग बोरवेल जो होते हैं पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो बोरवेल जो है चेन्नई के क्षेत्र में, वहाँ पे खारा पानी निकलता है क्योंकि समुद्री क्षेत्र में आसपास है। तो इस बोरवेल पानी का जो यूज़ जो करते हैं वो शौचालय में या साफ़ सफाई में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो पीने का काम जो हुआ उन सब के लिए खरीद लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। पानी के बोतल के बारे में बताया जा रहा है। जो अपार्टमेंट रहने वाले पानी का बोतल खरीद करके काम चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पानी की कमी है, उस कारण से चेन्नई में सिर्फ अकेले रहते हैं, अपने परिवार को लेकर नहीं लेकर रहते हैं अपने पास में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। तो झुग्गियों के बारे में फिर बातें बताई गई है। पद्मा एक नौकरानी है, झुग्गियों में रहती है और बता रही है झुग्गियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 30 झुग्गी के लिए कोने में एक नल है,
जब एक ही नल है वहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि दिन में एक ही बार पानी आता है। सभी लोग वहाँ पे लाइन लगते हैं घंटों, जैसे पानी आता है बारी बारी से वहाँ पे एक दो दो बाल्टी अपने काम के लिए भर लेते हैं और घर में उसको जमा करते हैं, उसी से पूरे दिन का काम करते हैं। ये कुछ स्थिति है चेन्नई का। उसके बाद में देखेंगे कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो आप सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे स्वास्थ्य का बात किया जाए या जीवन का बात किया जाए तो सबके लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कदम कदम के लिए हर चीज़ पे आप देखेंगे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे पीने के लिए या खाना बनाने के लिए या नहाने के लिए, शौचालय के लिए हो या साफ़ सफाई के लिए, हर काम में देखिए लगभग आपको पानी की आवश्यकता है। तो पानी अगर आपको नहीं मिले या फिर गंदा पानी मिले, स्वच्छ जल ना मिले, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हैजा, दस्त, पेचिस, ये सब बीमारियां हो सकती है। तो डेटा के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों में अगर विश्व की बात करें, तो अगर भारत का बात करें तो इसका स्थान काफ़ी ऊपर है। तो पानी की बीमारी में देखा जाए तो भारत जो है सबसे ऊपर पे है। तो पानी से संबंधित बीमारी जो है लगभग हर रोज़ 1600 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और इस 1600 मृत्यु डेटा जो दिया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर संख्या 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों की है। यानी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी गंदे पानी से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, हम लोग पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, 21 में जो है जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट टू लाइफ। तो जीवन के अधिकार जो है इसको सम्मिलित किया गया एक हिस्सा है। अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि जब आर्टिकल 21 में संविधान में कह दिया गया है राइट टू लाइफ का अधिकार दे कहा गया है, पानी जो हमारे जीवन का हिस्सा है, तो पानी तो सभी के पास होनी चाहिए, पानी सभी के पास साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है जो कि सार्वजनिक पहुँच। तो पानी की जो पहुँच है वो कैसी होनी चाहिए, तो सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो कई बार यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में जो मुकदमा हुआ है, केस हुआ है, वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, फैसला दिया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के विषय में आप जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार का मतलब हो गया कि सभी को वो अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, संप्रदाय का हो, सभी को वो बराबर मिलेगा। लेकिन आज के डेट में स्थिति क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। तो आगे अब हम देखेंगे कि पानी की जो कमी है किस तरीके से है। तो फिर राज्य सरकार जो यहाँ पे 2002 में कुछ एक स्टेटमेंट दिए हैं कि जल अधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य और भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पानी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र का एक डेटा दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स। और बिल्कुल ये डेटा सही कह रहा है। अब अगला बात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जन सुविधाओं का मतलब होता है कि सभी के लिए जो उपलब्ध हो, जो लोगों के लिए उपलब्ध हो, जैसे कि पानी हो गया, पानी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा हो गया, खाना हो गया, घर हो गया। तो ये जो है स्वास्थ्य हो गया, बिजली, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है एक हिस्सा है। तो इन सभी को मिला करके जन सुविधा को के नाम से जानते हैं। तो जन सुविधा के जो कैटेगरी में जो है इनका निर्माण जो एक बार हो जाता है तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बार स्कूल बना दिया जाएगा तो क्या होगा, हमेशा से बच्चे पढ़ने लगेंगे। एक बार अगर किसी ग्रामीण इलाके में पानी का टैंक बना दिया जाएगा तो पानी का बोरवेल बना करके, उसको टंकी बना करके उस तरीके से आप बना दिया जाए तो गांव के लोग उस टंकी से पानी का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो छठे संख्या पे पानी का महत्व आता है कि मीन्स पानी कितना ज़रूरी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो छठे नंबर पे हमारा जल और स्वच्छता आता है। उसके बाद हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो एक बार निर्माण अगर हो जाता है
तो बहुत सारे इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। कि एक बार निर्माण जब हो जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा आसानी से इसका यूज़ करते हैं। एक बार बिजली आ गई तो उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब जैसे कि आपके घर में बिजली के लिए मीटर लग गया है, तो क्या आप बार बार हर महीना मीटर लगवाएंगे? नहीं ना, एक बार लग गया, बार बार उसका आप बिल पे करते हैं। उस तरीके से अगर आप अपने घर में एक बार बोरिंग करवा लेते हैं, कोई टंकी पानी का बैठा लेते हैं, तो क्या आप बार बार टंकी हर महीना टंकी बैठवाते हैं? नहीं, उसमें आप पानी मोटर के द्वारा भरते हैं और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि जो सरकार है उसकी भूमिका क्या है, सरकार किस तरीके से काम करती है, जन सुविधा में किस तरीके से, खास करके पानी में उपलब्ध कराने में सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार कैसे काम करती है। उससे पहले यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ष को शिक्षा का अधिकार का गारंटी देता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बात करें सरकार की जो भूमिका है कि जितनी भी जन सुविधाएं हैं उस सबको मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सरकार ही क्यों मुहैया करवाएगी, कोई निजी कंपनी क्यों नहीं करवाएगी। तो आप सभी जानते हैं, हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि निजी कंपनी क्यों काम करती है, वो मुनाफे के लिए करती है। तो जन सुविधा का जो काम होता है उसमें मुनाफा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कोई निजी कंपनी अगर ऐसा काम क्यों करेंगे जिसमें उसको मुनाफा ही ना हो, इसीलिए सरकार को ही करना पड़ता है जितने भी जन सुविधाओं का काम होता है। और अगर निजी कंपनी ऐसा काम को करेगी, करती भी है, तो उचित कीमत पे वो लेती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि निजी स्कूल बनाया जाता है, निजी अस्पताल बनाया जाता है, पानी जो है प्राइवेट तौर पे जो कंपनियां बेचती है वो अधिक से अधिक पैसे कमाती है, वसूल करती है, जबकि सरकार व्यवस्था करती है तो फ्री में करती है या तो बहुत ही सस्ते दर पे करती है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो जीवन का जो अधिकार है, संविधान में कहा गया है कि जीवन का अधिकार जो है सबको है, एक तरीके से बराबर मिलना चाहिए। जीवन के अधिकार में पानी का भी अधिकार शामिल हो गया है, जितने भी जन सुविधाएं हैं लगभग सभी शामिल, भोजन शामिल हो जाते हैं। तो संविधान में जो बातें की गई है वो लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतंत्र में लोग रहते हैं, तब किसकी जिम्मेदारी होती है कि जन सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, तो वहाँ पे सरकार की जिम्मेदार होती है। अब प्रश्न उठता है कि सरकार जो है इन सब कामों को कैसे करती है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे वो सभी लोगों को पानी उपलब्ध करा पाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर साल सुनते होंगे सरकार संसद में क्या करती है, बजट पेश करती है। बजट का मतलब होता है कि सरकार अपने नफ़े नुकसान के बारे में संसद में बताती है कि पिछले साल जो है कितना खर्च किया है, कितना अगले साल कितना खर्च करने वाले हैं। तो सरकार बजट में ये भी बताती है कि अगले साल जो भी खर्च करने वाली है या जो भी नई नई योजना लाई जाएगी उसके लिए पैसा हम कहाँ से लाएंगे, पैसे की जो व्यवस्था होगी वो कहाँ से होगी, ये सब बात जो है सरकार अपने बजट में मेंशन करती है, पेश करती है, संसद में सभी सांसदों के सामने बताती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि जनता जो भी टैक्स देती है सरकार को देती है, उसी टैक्स से ये सारे काम सरकार कर पाती है। तो सरकार को यह हक होता है कि जनता से वह वसूले गए कर का इस्तेमाल कर सके, यानी उसको पूरा अधिकार है कि जनता के लिए काम करना हो तो इस सरकार दे सकती है, कोई योजना लानी हो तो उस पैसे का उपयोग कर सके, और सरकार करती भी है। ये बातें यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दिया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है, उसके बाद यहाँ पे चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? तो हम लोग क्या देखें कि सभी को पानी जो है वो बराबर मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो सब कुछ बराबर तरीके से नहीं मिल रहा है। पानी की ही बात करें, सबसे पहले शुरुआत में ही देख चुके हैं कि चेन्नई में पानी की भारी कमी होती है, और इस भारी कमी में सबसे ज़्यादा बोझ जो है सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है, तो गरीबों पर पड़ता है। गरीबों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है, दिनों में कभी एक बार मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी आया तो बहुत कम समय के लिए आया। लेकिन वहीं पे अमीर लोग जो हैं, जो ऑफिसर श्रेणी के लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्रम उनको पानी की परेशानी नहीं है, उनके लिए पानी हमेशा उपलब्ध रहती है। अगर पानी ज़रूरत नहीं भी रहेगा, ये सप्लाई रुक गया, तो वे क्या करेंगे, निजी कंपनी से पानी खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। मध्य वर्ग के लोग भी यही करते हैं, पानी खरीद खरीद के, पानी की बोतल खरीद करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन गरीब क्या करते हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करेंगे,
उनको तो अंतिम विकल्प है कि ऑप्शन है इंतज़ार करना पड़ेगा या कब सरकार उसको पानी देगी और कब उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जिनके पास पैसा है उनके पास पानी है, जिनके पास पैसा नहीं है उसके पास पानी नहीं है। अब ऐसे इसका मतलब ये होता है कि स्वच्छ जल सबके तक पहुंच तो है नहीं, विषमता है पानी की पहुंच में। और जब आप कहते हैं कि पानी या जल जीवन के अधिकार के शामिल है, मौलिक अधिकार में शामिल है। मौलिक अधिकार का मतलब है जो अधिकार सबको मिल रहा है समान रूप से कहाँ मिल पा रहा है, इसका मतलब है कि विषमता है। जो बातें संविधान में कही गई है इसका पालन व्यवहार में ग्राउंड टू अर्थ नहीं हो रहा है। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। दरअसल सिद्धांत कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत देखने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, जस्ट लाइक वैसा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद पानी का कुछ एग्जाम्पल बताया गया है कि किसान से पानी छीनना। तो पानी की कमी निजी कंपनी के मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीद के शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारून 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 गी झिग्गी जैसे कस्बे जो होते हैं शहर के उत्तर में स्थित गांव से पानी लाया जाता है। वहाँ पे 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर जो है इस पर काम करते हुए हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देती है ताकि वे किसानों की पानी से निकाल सके। और इस तरह न केवल खेती के पानी से छिन जाता है बल्कि गांव के लिए भी पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह होता है कि सारे कस्बों में और पानी भूमिगत जल क्षेत्र में बुरी तरीके से गिर जाता है। तो इस तरीके से आम बात है, आप लोग भी देखते ही होंगे कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे सरकार अच्छे से पानी पहुँचा रही है तो लोग जो है निजी कंपनियों से पानी खरीद रहे हैं। और निजी कंपनी क्या करते हैं कि आसपास के गांव में जाएगी, वहाँ पे पानी खरीद लेगी और किसान मजबूर है, उनके पास पैसा तो रहता नहीं है, कमी रहता है, वो पानी हमेशा बेच देगा, वो अपने ज़मीन जो है निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा पैसे के लालच में और उनको कुछ दिनों के बाद पानी की समस्या दे दी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बताया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 11वें नंबर पे जो है वो संवहनीय शहर और समुदाय आता है, मीन्स सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ आती है। तो ये 11वें नंबर पे आता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकल्पों की तलाश। ठीक है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं अब हम लोग। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर विकल्प है क्या। हम लोग बात किए चेन्नई का, तो सिर्फ चेन्नई ही नहीं देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे गर्मी बढ़ने पर पानी की परेशानी हो जाती है, बढ़ जाती है। इस देखिए यहाँ पे डेटा बताया गया है नीचे। डेटा ये है कि जो शहरी इलाके में लोगों को प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। शहरी जल आयोग ने ये कहा है कि एक व्यक्ति को शहरी इलाका में कम से कम लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की मात्रा 7 लीटर के बराबर है। तो झुग्गी में रहने वाले मुश्किल से 20 लीटर भी पानी एक दिन में भी नहीं मिल पाती एक व्यक्ति को। ये दूसरी तरीके से अमीर लोगों की बात किया जाए, जो आलीशान होटल में रहने वाले जो लोग होते हैं रोजाना प्रति सुबह 1600 लीटर पानी मिल रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि देश में किस तरीके से हर जगह विषमता है, हर जगह संसाधन पर पहुंच अलग अलग समूहों का अलग अलग तरीके से है। तो जो अलग अलग समूह के जो लोग हैं उसकी जो पहुंच है वो अलग अलग तरीक़ों से है। तो सरकार नगर पालिका मुहैया करवाने में अच्छी भूमिका नहीं निभा रही है। तो जो निजी कंपनियां हैं यहाँ पे वो फैलती जा रही है, मुनाफा कमा रही है पानी बेच करके। अब जो लोग गरीब लोग हैं वो अपने कमाई का ज़्यादा हिस्सा पानी में खर्च नहीं कर पाएंगे। तो शहर में जो ग्रामीण इलाके से आप लोग पानी खरीद करके अटपटा सा लगता होगा पानी कैसे खरीदा जाए, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उसको पता है कि पानी तो खरीद करके ही पिया जा सकता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना पानी संसाधन पानी का पहुंच है। निजी कंपनी जो है उसके द्वारा व्यापार बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पानी की कमी है, भौम जल स्तर गिर चुका है और सरकार जो है सरकार की तरफ से जो काम करने वाली नगर पालिका जो है उस स्तर पे काम कर नहीं पा रही है।
इस तरीके से अगर नगर पालिका देती भी है तो अच्छा पानी नहीं देती है, इतना साफ पानी नहीं देती है जो लोग उसे पी सके। अंततः पीने के लिए किस पर रहना पड़ता है? प्राइवेट कंपनी पर जो पानी बेच रही है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब नगर पालिका के इस काम को देखते हुए नगर की पालिका जो है व्यवस्था नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों का मत है, कहना है कि यह काम निजी कंपनियों को ही सौंप देना चाहिए, ताकि सरकार निजी कंपनियों को कह दे कि अब आप ही पानी की व्यवस्था लोगों के लिए कीजिए। लेकिन ऐसे में समस्या है, अगर निजी कंपनी लोगों के लिए पानी का काम करती है तो क्या होता है कि अपने मुनाफे की बात करेगी, किसी भी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुनाफा कमाना चाहेगी और लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल करेगी। तो आपको विचार करने के लिए कुछ चार जो है तथ्य दिए जा रहे हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। पहला तथ्य जो है यहाँ पे कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो निजी कंपनी है अगर अनुबंध करती भी है सरकार के साथ तो हम ही को पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, एक रेट फिक्स कर दीजिए, फिर भी निजी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो सोचेगी। सरकार को ही चाहिए कि सरकार ही काम करे, नगर पालिका ही काम करे, बस काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल दे, थोड़ा अच्छे ढंग से करे ताकि सभी लोगों तक इसकी पहुँच अच्छी तरीके से पहुंच जाए। अगला एग्जाम्पल दिया गया, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सार्वभौमिक जल की पूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है, सरकारी काम कर रही है, निजी कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, फिर भी लोगों को परेशानी नहीं है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पोर्तो एलेग्रे है जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग में सभी लोग को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत पर रखी गई है और गरीब से केवल आधी कीमत पर ही जल ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति के सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभा में जनता प्रबंधकों की पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में बताया जा रहा है कि जहाँ पे जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को जो सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इसका कारण बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों की विशाल प्रदर्शन हुई। बोलिविया आदि देशों में भी दंगे और फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यहाँ पे ये बताया गया। अब चौथा एग्जाम्पल में ये बताया गया कि भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण बहुत कम है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सफलता कुछ क्षेत्र में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्च को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जो है वो जुटा लेता है। हाल ही का एक रिपोर्ट यहाँ पे बताया गया है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। फिर यहाँ पे बताया गया है चेन्नई जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर की सुविधा लाया जा सके और वहाँ पे सेवाएं ली जा रही है। लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है। वहाँ पे पानी काम करने की इजाज़त देती है, इसीलिए टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 12वें नंबर पे आता है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शंस एंड प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जिम्मेदारी और उपभोग, ये 12वें नंबर पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको हमेशा दिमाग में रखिए और ये अगर ध्यान में रहेगा ना तो आप बीपीएससी के रिटन एग्जाम में लिखने में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी इससे। उसके बाद कुछ ये एक्टिविटीज़ दी गई है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से मुंबई में पानी की मतलब उनको दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे स्वच्छता विस्तार के बारे में बताया गया। अब कुछ तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में स्वच्छता जो है जलापूर्ति से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। जितनी ज़्यादा समस्या जल की है उतनी ज़्यादा समस्या जो है वो स्वच्छता में है। तो अब काफ़ी ज़्यादा सुधार इसमें पे किया गया है। 2001 में
आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 68% जो है परिवार के पास पेयजल की सुविधा है, जबकि सुविधा के अनुसार जो है वो 36% परिवार के पास ही उपलब्ध है। यहाँ पे जो शहरी इलाके के गरीबों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। ये एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 87% जो है वो परिवार के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवार में ही उपलब्ध है। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई गई है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसको रिटन एग्ज़ाम जो होती है उसके में ऐड करके लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। फिर यहाँ पे सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 5 दशक में निम्न जाति निम्न आय वर्ग के सामने मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से भी ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाई, 15 लाख से भी ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ की सुविधाएं लोगों की लाभ उठा रहे हैं। सुलभ सुविधाओं की इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो गैर सरकारी है ये बताया गया है। अब यहाँ पे सुलभ ने सरकारी पैसों को शौचालय इकाई बनाने के लिए नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय के साथ अनुबंध भी किया है और स्थानीय विभाग इन सेवाओं के स्थापना के लिए जमीन और पैसे को मुहैया कराता है और उसके बाद इसके रख रखाव और लागत की कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे को भी पूरी की जाती है। शहर में शौचालय का इस्तेमाल 2 रुपया शुल्क लिया जाता है। अगली बार जो है सुलभ शौचालय को देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि खुद पर जाना चाहेंगे तो शौचालय कैसे होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वगैरह में किस तरीके से है। उसके बाद कुछ यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष रूप में बताया जा रहा है कि जो जन सुविधाएं है वो हमारी बुनियादों की ज़रूरत होती है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकार को ये जीवन का जो है अधिकार है, ये हमारे जीवन का अधिकार का एक हिस्सा बन गया। इस प्रकार से सरकार एक अहम जिम्मेदारी यह भी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन यहाँ पे संतोषजनक प्रगति तो हुई नहीं है। आपूर्ति में आज भी देखेंगे आप कमी है और वितरण में बहुत भारी असमानता दिखाई गई है। महानगर जैसे कि बहुत बड़े कंट्री हैं, वहाँ पे मतलब मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह हो गया, बड़े शहर के मुकाबले कस्बों और गांव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब देखने को आपको मिलेगी। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों की सेवाएं भी आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ख़राब है वहाँ की स्थिति। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं उनकी स्थिति तो और भी ख़राब है। वो ख़राब पानी पीते हैं, हमेशा गंदे पानी पीते हैं और इसलिए वो हमेशा बीमार पड़ते हैं। इन सुविधाओं को निजी कंपनी के हाथ में सौंप देने से समस्या हल नहीं होने वाला है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश प्रत्येक नागरिकों को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस की गई है फ्रेंड, जो कि हम लोगों को नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, 8th क्लास की NCERT कंप्लीट होती है। एक चैप्टर और बचा हुआ है, चैप्टर 10th, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।